वो आदमी खड़ा हुआ और बोला, हाँ मेरा नाम कुशल सब्रवाल है और मैं ही पेंटर ग्रुप का हेड हूँ। विपिन ने उससे पूछा, ग्रुप लीडर, आपको परेशानी देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि सिलीगुड़ी पेंटर ग्रुप में 2000 साल पहले कौन सी पेंटिंग स्टाइल में थी? 2000 साल पहले? कुशल सोचने लगा। 2000 साल पहले तो लेयर पेंटिंग स्टाइल में थी। ये स्टाइल बहुत ही ज्यादा मशहूर था अपनी जीवंत पेंटिंगों के लिए। इसमें पेंटिंग के अंदर की चीजों का परफेक्ट साइज और आउटलाइन ली जाती है और उन्हें एक लेयर करके एक के ऊपर एक बनाया जाता है। सबसे पहले इंक को पूरे पेपर पर फैलाया जाता है, उसके बाद एक लेयर की पेंटिंग की जाती, फिर दूसरी लेयर की, और इसी तरह से एक एक लेयर करके पूरी पेंटिंग पूरी की जाती है। हर लेयर को बड़े ही ध्यान से पूरा करना पड़ता है ताकि गलतियां कम से कम हो। ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन सही से हो जाने पर पेंटिंग बिल्कुल जीवंत लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो पेंटिंग नहीं, असली दुनिया हो। सही कहा, हैप्पी बुड्ढा ने इसी स्टाइल को अपनाया था। ये उसी स्टाइल की पेंटिंग है। भले ही इस स्टाइल से बिल्कुल जीवंत पेंटिंग बनती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली इंक बराबर होनी चाहिए ताकि पेंटिंग चाकू के ब्लेड की तरह सीधी रहे, नहीं तो पेंटर का उसके गलत स्किल के लिए मजाक उड़ाया जाता था। विपिन ने बताया, हालांकि ये पेंटिंग बिल्कुल बराबर ही है, फिर चाहे आसमान हो, पहाड़ हो या फिर बादल। सबने पेंटिंग की तरफ देखा और वाकई में ऐसा ही दिखाई दिया उन्हें, पर चीजें इतनी महीन थी कि अगर विपिन ने उन्हें बताया न होता तो उन्हें ध्यान में आती ही नहीं। पर नकाब वाले आदमी को इतने में भी शांति नहीं मिलनी थी। वो बोला, पेंटिंग बराबरी की है तो क्या? मुझे इसके सील का राज जानना है। पेंटिंग पर निबंध नहीं लिखना। शांत हो जाओ और पहले मेरी बात सुनो। मैं जो कहने जा रहा हूँ उसी के अंदर पेंटिंग के सील का असर है। विपिन ने नकाब वाले आदमी को शांत करने के लिए कहा और फिर आगे बोला, जैसा कह रहा था, हैप्पी बुड्ढा ने इस पेंटिंग पर 2 बार काम किया था और उन दोनों पेंटिंग में लगभग 30 साल का गैप था। उसने पहली बार में पूरी पेंटिंग बनाई और दूसरी बार में बादल बनाए, लेकिन क्योंकि उसकी पेंटिंग लेयर स्टाइल में बनी थी, इसलिए उसने जब पहली बार पेंटिंग पूरी की थी तभी पूरी पेंटिंग को एक लेयर में बना दिया था। ऐसे में ऊपर से बादल बनाने से पेंटिंग की मोटाई में अंतर आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बादल के साथ भी ये पेंटिंग समतल है। भीड़ ने पेंटिंग की तरफ एक बार फिर से देखा और वाकई में ऐसा ही था। सबके होश उड़ गए। धीमी धीमी आवाज में सब एक ही बात कर रहे थे, ये कैसे मुमकिन है? विपिन आगे बोला, तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि सभी को ये गड़बड़ दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब है कि पेंटर ने बादल बनाने से पहले एक लेयर हटा दी होगी ताकि उस जगह पर बादल फिट हो सके। क्या? सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी कुशल बोला, कुछ और जोड़ने के लिए अपने ओरिजिनल काम को काटना ऐसा मुश्किल भी है। विपिन आगे बोला, आपका शक सही है, ये लगभग नामुमकिन है, खासकर तब जब इंक से पेंटिंग बनाई गई हो। लेकिन अगर उसने फ्लोटिंग पेंटिंग का इस्तेमाल किया हो तो फ्लोटिंग पेंटिंग, लेकिन ऐसे तो एक नहीं 2 अलग अलग पेंटिंग बन जाएंगी जो अलग अलग दिखाई भी देनी चाहिए। कुशल ने सवाल रखा। फ्लोटिंग पेंटिंग उस स्किल को बोलते हैं जिसमें पेंटिंग बीच हवा में बनाई जाती है, लेकिन अगर बादल इस स्किल से बनाए होते तो पेंटिंग के साथ मिलने ही नहीं चाहिए थे, बल्कि अलग अलग 2 लेयरें दिखाई देनी चाहिए थी। विपिन ने सिर हिलाया, ऐसा ही होता है, लेकिन जैसा कि आलोक ने कहा, इस पेंटिंग में एक चेतना डाली गई है। अगर मैं उदाहरण दूं तो पिछली पेंटिंग है और आगे बादल, और उन दोनों को जोड़ रही है वो चेतना, ताकि दोनों एक दूसरे से जुड़े रहें बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अच्छा, सबने सिर हिलाया और अब तक कंफ्यूज थे कि पेंटिंग के अंदर चेतना होने का क्या मतलब था, लेकिन अब समझ में आया कि वो आखिर पेंटिंग में कर क्या रही थी। ये सुन आलोक बोला, मतलब इतनी लंबी स्पीच देने के बाद भी तुम उसी नतीजे पर पहुंचे हो जो मैंने दिया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपिन ने कहा, तुमने ये पता लगाया कि पेंटिंग में चेतना है, लेकिन तुम्हें उसे रोकने की वजह पता लगी होगी और ये पता लगी होगी कि उसे कैसे निकालना है। मैंने? विपिन के सवालों से आलोक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे तो चेतना के बारे में सिर्फ इसलिए पता था क्योंकि उसके पास वंश के एक श्रेष्ठ को ऐसा करने के लिए देखा था, पर उसकी वजह और उसका हल उसका तो उसे भी कोई अंदाजा नहीं था। अगर होता तो आज उसके सिर पर बालों की जगह सीताफल ना होते। आलोक को नजरअंदाज कर विपिन ने स्पीच जारी रखी। इन दोनों को एक चेतना ने जोड़ा हुआ है, इसलिए दोनों को अलग करना नामुमकिन है, और अगर किसी ने जबरदस्ती ऐसा करने की कोशिश की तो दोनों पेंटिंग खराब होने के चांस हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गोद से जुड़े 2 कागज एक साथ खराब होते हैं, और अगर पेंटिंग ही खराब हो गई तो राजू क्या पता चलेगा। चारों तरफ सन्नाटा था, किसी के पास ना हल था ना ही कोई जवाब।
कुछ देर की चुप्पी के बाद नकाब वाला आदमी बड़ी इज्जत से बोला, मास्टर विपिन, क्या आपके पास इन बादलों को अलग करने का कोई तरीका है, वो भी बिना पेंटिंग को नुकसान पहुंचाए? विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आया हूँ तो हल लेकर ही आया होऊंगा ना। नकाब वाले ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। अच्छा तो प्लीज बताइए मैं कैसे हल करूँ ये गुत्थी? विपिन ने बड़े एक्सपर्ट की तरह कहा, हल बहुत सिंपल है। अगर पेंटर ने कोई और तरीका इस्तेमाल किया होता बादलों को पेंटिंग से जोड़ने के लिए तो इन्हें अलग करना सच में मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि उसने ये तरीका इस्तेमाल किया है तो इससे हमें ही फायदा हुआ। पेंटिंग के अंदर डाली गई चेतना पेड़ की चेतना जैसी है, इसलिए वो पेड़ की तरह ही बढ़ेगी और हरकत करेगी, यानी उसके अंदर एनर्जी है लेकिन समझ नहीं। इस बात को ग्रुप लीडर दीपिका समझ सकती है। सही कहा, दीपिका ने भी सिर हिला दिया। विपिन मुस्कुराते हुए आगे बोला, उसके अंदर समझ नहीं है, इसलिए ही तो वो सालों तक 2 पेंटिंग को जोड़ने का बोरिंग काम कर पाई। इसलिए अगर हम उस चेतना की एनर्जी को समझ दे दें तब भी क्या वो ये काम अच्छे से कर पाएगी? नहीं। अगर उसे समझ मिल गई तो वो बादलों को पेंटिंग पर लगा दाग समझेगी और ऊपर से बादलों से पीछा छुड़वाने की कोशिश करेगी। हाँ, ऐसा ही होगा, लेकिन उसे समझ कैसे दी जाए? ये आसान काम है क्या? आसान नहीं तो क्या, करना तो है ही ना। एक दिशा मिलने पर सभी के दिमाग दौड़ने लगे और सभी अलग अलग सुझाव देने लगे, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि समझ दे कैसे। हथियार में चेतना जगाना फिर भी आसान था, लेकिन उसे समझदारी देना, वो भी ऐसे को जो 2000 साल से सोया हो, बहुत ही मुश्किल काम था ये। सभी को अटकते देख विपिन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ आसान तो नहीं है लेकिन मैं कर लूंगा। विपिन का कॉन्फिडेंस देख नकाब वाला आदमी विपिन के सामने झुक गया और बोला, मास्टर विपिन प्लीज मेरी मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करने में सफल होंगे तो मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। उसे देख विपिन ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे भी कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी ताकि प्रोसेस में पेंटिंग डैमेज ना हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, नकाब वाले आदमी ने कहा, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? मेरी कोई भी मदद चाहिए तो बेझिझक कह दीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपकी डिमांड पूरी करने की। फिलहाल के लिए तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन फिर कलाई घुमाकर उसने एक ब्रश निकाल लिया और बोला, पेंटिंग में चेतना डालना मुश्किल है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले पेंटिंग के बेस को तोड़ना पड़ेगा या फिर उसके अंदर एक छेद बनाना होगा ताकि मैं उसके अंदर झांक सकूं, लेकिन ऐसा करने से पेंटिंग डैमेज हो जाएगी, इसलिए पहले से ही माफी मांग रहा हूँ। चिंता ना करो, आपको जो सही लगे वही करो, नकाब वाले आदमी ने कहा। उसे तो बस सील के पीछे छिपा सीक्रेट चाहिए था। पेंटिंग चाहे कितनी भी कीमती हो, उससे भी ज्यादा जरूरी था वो राज। परमिशन मिलते ही विपिन ने थैंक यू कहा, फिर ब्रश उठाकर इंक में डुबोया और फिर अचानक से रुककर उसने आलोक की तरफ देखा और चिल्लाया, तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? इंक कौन डालेगा? मैं इंक डालूं? ये क्या बकवास कर रहा था? चीख सुनकर आलोक को झटका लगा। लगता कैसे नहीं, नहले पर दहला जो मिला था उसे। अभी थोड़ी देर पहले उसने विपिन को इंक लाने के लिए कहा था और अब पलक झपकते ही उसे इंक देने को कह दिया गया। लेकिन ये दहला कुछ जल्दी नहीं आ गया। बेचारे के इमोशन इतने हाई थे कि एक सीताफल पक्का नीचे भी गिर गया। पहले विपिन की चीख और अब ये सीताफल। उससे से वो विपिन पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी विपिन फिर से बोल पड़ा, मुझे सील खोलने पर ध्यान देना है और बाकी कामों के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतने जरूरी काम के लिए तुम मुझे मना तो नहीं करोगे ना? और बस जो शब्द उसे कहने थे वो उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि ऐसा कहकर ही तो उसने भी विपिन से इंक डलवाई थी। उस वक्त वो सबके सामने हीरो की तरह खड़ा था और अब 0 पर आ गया था। हालांकि आलोक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि सामने वाला सिर्फ उसे उसका सबक दे रहा था। आखिरकार थोड़ी देर पहले उसने भी तो ऐसा ही किया था, इसलिए वो पैर पटकता हुआ आगे आया और इंक डालने लगा। उसे काम करते देख विपिन ने एक स्माइल दी। वैसे तो विपिन को ऐसे काम करने से कोई खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन शुरुआत तो सामने वाले ने ही की थी ना। और फिर उसके वंश में कोई तो था जो प्रत्युषा से शादी के सपने देख रहा था, उसे भी तो लाइन पर लाना था। उसके रहते हुए कोई प्रत्युषा के साथ के सपने भी नहीं देख सकता था, उससे शादी करना तो दूर की बात थी। जब प्रत्युषा को सिर्फ प्रपोज करने के लिए उसने सुजय को लगभग मार ही दिया था, तो शादी की सोचने वाले का वो क्या हाल करेगा। इंक लेकर वो पेंटिंग शुरू करने ही वाला था कि तभी अचानक से वो रुका। फिर कुशल से बोला, ग्रुप लीडर कुशल, आपके पास 7 स्टार लेवल के पेंटिंग की किताबें हैं क्या? मुझे कुछ देर के लिए चाहिए थी, जितनी है उतनी दे दीजिए। मुझे देखना है कि किधर सबसे कम डैमेज होगा और सबकी बोलती बंद होगी। तुम अब पढ़ाई करना चाहते हो ऐसे ऐन मौके पर? यही हाल बाकी के लोगों का भी था। एक तरफ तो पेंटिंग देखकर उसकी पूरी हिस्ट्री बता देता था और दूसरी तरफ पेंटिंग के बारे में बेसिक चीजें भी नहीं जानता था। ये कैसा अजीब कॉम्बिनेशन वाला दिमाग था इसके पास।
कुशल आगे बोला, मेरे पास इस वक्त ज्यादा किताबें तो है नहीं, लेकिन अगर आपको चाहिए ही है तो मैं मंगवा जरूर सकता हूँ। पेंटर ग्रुप पास में ही है। थैंक यू, विपिन ने हाथ जोड़कर कहा।